ठीक है, तो ये हमने क्या देखा था यहाँ पे, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व देखा था, है ना। इसमें क्या हो रही थी, 4 फेजेस हो रही थी, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और डेथ फेज। तीनों के पॉइंट्स एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ भी यहाँ पे बनाना है हमको, है ना। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, लेग फेज। तो लेग फेज में क्या हो रहा है, सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अडॉप्ट हो रहे हैं, अनुकूलित हो रहे हैं। और वहाँ पर क्या चीजें प्रेजेंट है, सुटेबल टेम्परेचर है, सुटेबल इन्वायरमेंट है, सुटेबल वहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और जो बर्थ रेट है वो क्या है, अभी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या है, स्लो है अभी, क्योंकि वो अभी क्या हो रहा है, एडॉप्टेड हो रहा है, अनुकूलित हो रहा है वहां पे जिस एनवायरनमेंट में वो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, अब अगली स्टेज क्या आ रही है इसमें, यहाँ पे लॉग फेज आ रही है, या इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंटल फेज। एक्सपोनेंटल का मतलब ये होता है कि वृद्धि हो रही है किसी भी चीज की काउंटिंग में। तो यहाँ पर क्या हो रही है, और वो भी कैसे वृद्धि होती है, एकदम से वृद्धि हो रही है। अब क्या हो गई, ये सब अनुकूलित हो गए सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म, और क्या हो रहा है यहाँ पर, सीधे उनके पास न्यूट्रिएंट मटेरियल है, वो अब यहाँ तक इस टाइम आते तक क्या हो गया, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच गए थे ना। रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच गए मतलब वो प्रजनन करने की क्षमता आ गई। अब वो यहाँ पे अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, और संख्या क्या होगी, यहाँ पे मान लो कितनी संख्या थी, यहाँ पे 10 ही माइक्रोऑर्गेनिज्म थे या 10 ही बैक्टीरिया था, तो यहाँ तक जाते तक कितने हो गए, वो हजारों में पहुंच गए, है ना। अब क्या चीज हुई यहाँ पे, जन्म दर हुई, बर्थ रेट क्या होगी उनकी, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। और डेथ रेट कैसी है, अभी यहाँ पे जीरो है। न्यूट्रिएंट मटेरियल यूज कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल अभी क्या हो रहा है, खर्च होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, और टॉक्सिक मटेरियल बढ़ रहा है। तो थर्ड स्टेज आती है स्टेशनरी फेज। इस स्टेशनरी फेज में क्या चीज हो रही है, यहाँ पर डेथ रेट, सबसे मेन पॉइंट जो है वो याद रखना है, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों क्या हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है। और जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, जितना न्यूट्रिएंट मटेरियल है उतना ही लगभग लगभग वहां पे टॉक्सिक मटेरियल या वेस्ट मटेरियल भी आ जा रहा है ना। फिर फोर्थ स्टेज डेथ फेज। डेथ फेज में क्या हो रही है, न्यूट्रिएंट मटेरियल खत्म हो गया, सुटेबल इन्वायरमेंट खत्म हो गया, वहां पे हो सकता है पीएच लेवल उसका चेंज हो गया, वहां का मॉइस्चर चेंज हो गया, वहां का सारा आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट था सब कुछ चेंज हो गया, और टॉक्सिक मटेरियल यहाँ पर बढ़ गया। जिसके कारण क्या होना है, वहां पर बैक्टीरिया या जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है इनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो डेथ होने स्टार्ट होगी तो क्या हो गया, यहाँ पे जो बैक्टीरिया का ये जो ग्रोथ कर्व चल रहा है, या जो हमारा ग्राफ अभी स्टेबल था, यहाँ पे इक्वल लाइन पे चल रहा था, वो कैसे आने लग गया, नीचे आने लग गया। ठीक है, तो इसी पैटर्न में क्या हो रही है, बैक्टीरिया वृद्धि करते हैं। ठीक है, याद रहेगा बेटा। यस सर। ठीक है, कल ग्राम स्टैनिंग भी बताई थी। ग्राम स्टैनिंग में क्या चीज कर रहे थे, इसका हिंदी क्या बोला था हमने, अभिरंजन। कलर क्या, जैसे बैक्टीरिया क्या हो गए या जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो कैसे हमको दिखाई नहीं देते हैं ना, बहुत ज्यादा छोटे हो रहे हैं, छोटे होने के बावजूद भी वो कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जिसके कारण वो हमको दिखाई नहीं देते। अब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्टैनिंग करते हैं। तो स्टैनिंग में क्या चीज कर रहे थे, ग्राम स्टैनिंग, इसमें क्रिस्टल वॉलेट और ग्राम आयोडीन, है ना, क्रिस्टल वॉलेट और ग्राम आयोडीन का प्रयोग कर रहे थे, जिसके कारण वो बैगनी कलर में आ जा रहे थे। फिर उनको हम क्या कर रहे थे, अल्कोहल से वॉश कर रहे थे। तो वॉश करने पर क्या हो रहा था, जो बैक्टीरिया का कलर जैसे का वैसे रह जा रहा था, और जिनका यहाँ पे ये वॉलेट कलर आ जा रहा था वो कैसे हो रहे थे, या जिनका कलर चले जा रहा था वो क्या कहला रहे थे यहाँ पे, ग्राम नेगेटिव। और जिनका कलर रह रहा था वो क्या कहला रहे थे, ग्राम पॉजिटिव, है ना। और जो ग्राम पॉजिटिव रहते हैं उसके ऊपर में क्या रहती है, यहाँ पे कोई कैप्सूल उपस्थित, कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं रह रहा है, जिसके कारण में उनके ऊपर में कोई कलर यहाँ पे नहीं हो पाता है ना। जबकि जिनके ऊपर में कैप्सूल कैप्सूल प्रेजेंट रहती है वो कैसे होते हैं, ज्यादा ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, ज्यादा यहाँ पे कोई भी डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेप्स बताई थी, ये सारी स्टेप्स याद रखनी है। ठीक है, फिर एसिड फास्ट स्टैनिंग। एसिड फास्ट स्टैनिंग में क्या चीज हो रही थी बेटा, कि यहाँ पर कुछ माइक्रो, जैसे थर्मोएसिडोफिलस, जो थर्मोएसिडोफिलस के जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ये सब एसिडिक इन्वायरमेंट में और हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं,
है ना, बहुत तेजी से। जैसे अगर उनको अगर मान लो हमने 60 डिग्री सेल्सियस का भी अगर टेम्परेचर दे दिया तो भी वो वहां पर आराम से ग्रोथ कर सकते हैं ना। तो एसिड फास्ट स्टैंडिंग में अधिकतर उन बैक्टीरियाओं की हम स्टडी करते हैं, या वो बैक्टीरिया हमको पता चल जाते हैं जो बैक्टीरिया एसिड वाले इन्वायरमेंट में कौन ग्रोथ कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो दो तरह के होते हैं, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं और एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वर्ड से ही क्लियर है कि जो एसिडिक इन्वायरमेंट में जल्दी से अपनी रिएक्शंस दे रहा है वो क्या है, एसिड फास्ट है। नॉन एसिड फास्ट जो एसिडिक इन्वायरमेंट में अपने रिएक्शंस नहीं दे रहा है वो क्या हो गया यहाँ पे, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, ठीक है इतना। सर रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आ रहा। रिपीट करना है। रिपीट कीजिए। यस सर। एसिड फास्ट स्टैंडिंग में इतनी चीज याद रखना है कि जो एसिडिक इन्वायरमेंट में ग्रोथ करता है, इजीली ग्रोथ कर ले रहा है, बहुत जल्दी से ग्रोथ कर रहा है, अपना रिएक्शंस वहां के इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी से दे रहा है, वो क्या कहलाते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहलाते हैं। और जो बैक्टीरिया एसिडिक इन्वायरमेंट में अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते, अपनी कोई रिएक्शंस नहीं दे पाते हैं, वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। ये प्रोसीजर के लिए सेम जो उधर स्टेप्स थी वही, लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो जा रही थी, हम एक एसिडिक इन्वायरमेंट दे रहे थे, इतना सा डिफरेंस आ रहा था। बाकी स्मेयर वैसी तैयार करना है हमको, स्लाइड्स वैसी कि एक सैंपल लेना है, उसको स्लाइड के ऊपर डालना है, उसका स्मेयर तैयार करना है, उसके बाद उसको हीट के द्वारा फिक्स कर देना है और उसको फिर एसिडिक इन्वायरमेंट में रख देना है ना। चलो अगली अगली चीज आती है, यहाँ पे हमने पैथोजेंस की बात करी थी, तो अलग अलग टाइप्स के पैथोजेंस होते हैं ना। तो अलग अलग टाइप के पैथोजेंस होते हैं, मतलब क्या चीज हो रही है कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है ना, फंगाई हो सकते हैं। इनके यहाँ पे इन्फेक्शन, ये सारी चीजें क्या कर रही है, माइक्रोऑर्गेनिज्म यहाँ पे बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो अब इनका सोर्स, पहले हमको सोर्स देखने हैं ना। हम यहाँ पे इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन की डेफिनेशन बता दो पहले, जो नॉर्मल पता हो क्या होता है इन्फेक्शन। भाई संक्रमण बता क्या होता है, नहीं पता। संक्रमण में क्या चीज हो रही है बेटा, एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहा है ना, वो डिसीज या वो फ्लू, वो चीज क्या कहलाती है यहाँ पे, इन्फेक्शन कहलाती है ना। तो उसके हमको सोर्स, हमको इसके, अब यहाँ पे हम इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बेटा अंडर वो कर लो, मतलब टिक कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और इसी का नोट्स बनाना है कॉपी में बेटा, इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से आ रहा है ना। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में यस। क्या होते हैं। हाँ बेटा, सुरेश सुरेश कुछ बोल रहा है बेटा। नहीं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ना। तो अब क्या चीज हो रही है, दो तरह के होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सो मतलब बताया था वर्ड, जहाँ पे भी एक्सो आया मतलब बाहरी कोई चीज है। एंडो मतलब क्या चीज हो रही है, सर आवाज अच्छे से नहीं आ रहा। क्या हो रहा, आवाज अच्छे से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड रुको। मेरा नहीं ना, अरे हाँ यार, आपका कनेक्ट दिखा रहा है, मेरा वाला कहाँ चलेगा। मैं आपका डिस्कनेक्ट करता हूँ। मैंने मेरा वाला चालू किया था, हो गया।
चलो अब क्लियर है, आवाज है ना? Yes, थोड़ी सी sir. आवाज है ना? ठीक, ठीक है। तो बेटा ये थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या ये अपनी जो भी नोटबुक बना रहे हो तुम उसमें ये नोट्स कर लेना, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बेटा, है ना? ठीक है। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो सिंपल सी चीज में याद रखो कि सोर्स मतलब स्रोत की वो कहाँ से आ रहा है। तो एंडोजीनस और एक्सोजीनस होते हैं। एंडोजीनस मतलब ये हो रहा है कि जो एक्सो और एंडो वर्ड ही याद रखो, जहां पर भी एक्सो आया मतलब बाहर की चीज है, एंडो आया मतलब अंदर की चीज है, ठीक है। तो एक्सोजीनस फ्लोरा मतलब ये हो रहा है कि बाहर से कोई संक्रमण आ रहा है। एंडोजीनस मतलब हमारी बॉडी में ही कोई चीज चले गई है लेकिन वो अभी कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करी, मतलब कोई हमारी बॉडी को हानि नहीं पहुंचा रही, लेकिन जब उसने जैसे हमारी बॉडी को या हमारे किसी सिस्टम को यहाँ पे डैमेज पहुंचाना चालू किया, तो वो वाला इन्फेक्शन क्या कहलाएगा यहाँ पे? एंडोजीनस इन्फेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बारी आती है कि जो नॉर्मल, ये एक वर्ड आ रहा है नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा का मतलब ये हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिसीज प्रोड्यूस नहीं करते हैं ना, या कोई इन्फेक्शन उत्पन्न नहीं कर रहे हैं हमारी बॉडी में, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। जैसे हमारी स्किन हो गई, हमारी आईलिड्स हो गई, है ना, हमारी इंटेस्टाइन हो गई, इसके अंदर में यहाँ पे हमारे लंग्स हो गए, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रहते हैं ये बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन वो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो वो वाली चीजें जो बॉडी में प्रेजेंट होती है लेकिन कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करती है, वो क्या कहलाती है? नॉर्मल फ्लोरा कहलाती है, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे पैथोजन। तो पैथोजन का मतलब ये हो रहा है कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में इंटर हो रहे हैं और डिसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं या हमारे सिस्टम वगैरह को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं यहाँ पे? पैथोजन कहलाते हैं। और पैथोजन में सारी चीजें आ जाती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, है ना, सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। अब सोर्स की बात आती है तो दो तरह के सोर्स होते हैं, बायोटिक होते हैं और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब ये चीज हो रही है जैविक कारक, है ना। अब जैविक कारक में क्या आ जाते हैं? जैसे यहाँ पर ये नीचे दिए हुए हैं, ह्यूमन हो गया, है ना, एनिमल हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये चीजें क्या है? बायोटिक फैक्टर है जिनके द्वारा कोई भी से इन्फेक्शन वन प्लेस टू अदर प्लेस तक क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। नॉन बायोटिक या एबायोटिक का मतलब ये चीज हो रही है जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सॉइल हो गया, फूड मटेरियल हो गया, कोई आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीजें क्या है? एबायोटिक सोर्स है, अजैविक कारक है जिनके द्वारा क्या हो रहा है? इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है वन प्लेस से अदर प्लेस तक, ठीक है, ठीक है। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पर? जो सोर्स आ रहा है तो वाटर वाली चीजें सारे लोगों को पता होंगी कि वाटर से कैसे हो रहा है। हम पानी पी रहे हैं, है ना, हवा के द्वारा अगर पानी पी रहे हैं या कुछ खाना खा रहे हैं, फूड मटेरियल कुछ भी खा रहे हैं, तो क्या होना है? अधिकतर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होना है ना। हम सांस ले रहे हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन होना है। हम किसी इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, कहीं दूसरे पॉल्यूशन वाली जगह पे जा रहे हैं, तो क्या होना है? हमको स्किन इन्फेक्शन होना है, स्किन से रिलेटेड चीजें होना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होना है। तो जिस भी तरह का सोर्स है, ये चीज भी याद रखना, जिस भी तरह का सोर्स है वो जिस सिस्टम से रिलेटेड हो रहा है उस सिस्टम पे जाके इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर। जैसे फूड मटेरियल हो गया, तो फूड मटेरियल मेनली कहाँ पे जा रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे क्रॉनिक कैरियर। क्रॉनिक कैरियर का मतलब क्या हो रहा है? जो हम पेशेंट टू पेशेंट आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में आ रहा है, या पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रॉनिक। मतलब ये चीज हो गई कि हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, है ना, ठीक है। एनिमल कैरियर में क्या आ रहा है? जो दूसरे, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, रेट हो गया, है ना, ये चीजें। मैकेनिकल मैकेनिकल वेक्टर में क्या चीज हो रही? कोई भी, जैसे कोई आर्टिकल हो गया, है ना, जैसे हम हॉस्पिटल में अगर काम कर रहे हैं तो सीजर हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, थर्मामीटर हो गया, है ना, कोई डायलेटर्स का हम यूज कर रहे हैं, कोई ट्री का यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये चीजें भी क्या हो रही है यहाँ पे? मैकेनिकल वेक्टर से, कि इनके द्वारा भी क्या हो सकता है? वो इन्फेक्शन वन पर्सन टू अदर पर्सन तक जा सकता है ना। फिर आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या चीज आ रही है यहाँ पे?
प्री प्रोपेगेटिव मतलब क्या चीज हो रही है, वो वाले फैक्टर्स जो बॉडी पे प्रेजेंट होके क्या कर रहे हैं, या बॉडी के ऊपर जाके या किसी दूसरी बॉडी एनिमल बॉडी वगैरह में जाके वहां पे ग्रोथ कर रहा है, फिर किसी दूसरे सोर्स के द्वारा क्या हो रहा है हमारी बॉडी में आ रही है। जैसे मॉस्किटो के लिए हो जा रहा है, मलेरिया में क्या चीज हो रही है, प्लाज्मोडियम जा रहा है ना, प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है मलेरिया के अंदर, वो मच्छर के अंदर में, मॉस्किटो के अंदर में वो वहां पे ग्रोथ कर रहा है, वहां पे अपनी बॉडी को डेवलप कर रहा है और हमारी बॉडी में आके इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल में जो दूसरे जो मटेरियल्स हो रहे हैं उनके, या दूसरे जो जैविक कारक हो रहे हैं, बायोटिक जो भी फैक्टर्स है, उस वहां पर जाके वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन में भी कुछ चीज आती है। यहाँ पर ये ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे अभी ये जो कोरोना चल रहा है ना, जैसे कोरोना चल रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है उसका, तो कोरोना कैसे है बताओ भाई, कोरोना कैसा इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट है ना बेटा। हम छींक वगैरह रहे हैं, हम खांसी वगैरह Yes, कर sir. रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी से जो ड्रॉप्स निकल रही है ना, वो जब दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ रही है तो वो इन्फेक्शन वन पर्सन से अदर पर्सन तक हो रहा है ना, तो ड्रॉपलेट्स है ये। ठीक है, डायरेक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या चीज हो रही, जो हम जब पेशेंट के कांटेक्ट में आए और डायरेक्ट हमारी बॉडी में इंटर कर गया वो, तो ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या चीज हो रही है कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड था, उसका कोई मटेरियल था हमारे पास प्रेजेंट है, या आउटसाइड में उसका कोई भी मटेरियल है, जैसे कोई आर्टिकल हो गया, हो सकता है उसकी हैंकी हो गया, उसका मोबाइल हो गया, वो हमने टच किया और उसके बाद में उसका जो इन्फेक्शन था वो हमारी बॉडी में इंटर किया, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन हो गया। तो तीनों टाइप के याद रखना है, ड्रॉपलेट्स जो ड्रॉप्स के द्वारा हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट जो हम पेशेंट के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ जा रहे हैं, जिसे हम हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, या सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ट्रांसमिशन की मेथड से होगी, है ना। इनडायरेक्ट में हम उसकी कोई आर्टिकल्स वगैरह चीजों को यूज कर रहे हैं, फिर वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है उसके, तो वो इनडायरेक्ट। ठीक है, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे Yes, sir. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में क्या चीज याद रखना है, सिफिलिस याद रखना है, गोनोरिया और एड्स से याद रखना है। ठीक है, और ये कैसे है, डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण होने वाली डिसीज है। सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। इनमें जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डायरेक्ट हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये अभी अदर और चीजें बताई कि कैसे एस्पिरेट हो रहा है, वो उसके कोई आर्टिकल वगैरह से हो सकता है, उसकी कोई छींक वगैरह आ रही है, तो वो बॉडी से कोई फ्लूइड निकल रहा है, तो हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब जैसे हम क्या है, हम नर्स है ना, तो क्या चीज हो रही है, हम हॉस्पिटल में केयर दे रहे हैं, हो सकता है कोई पेशेंट को कोई चोट लगी हो, कहीं पे कोई कट वगैरह हो, और उस कट से कोई फ्लूइड निकल रहा हो, है ना, या ब्लड निकल रहा हो, और उस फ्लूइड के हम कांटेक्ट में आ गए, या उस फ्लूइड के कांटेक्ट में हम डायरेक्ट आ गए, तो हो सकता है वो हमारी स्किन से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, हमारी अंदर इंटरनली बॉडी में चले जाएंगे। जब वो अंदर साइड में बॉडी में जाएगा तो हमारे अंदर भी क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप करेंगे, है ना। तो ये चीज क्या हो गई, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया, है ना। तो ऐसी चीजें भी हो जाती है कि जो बॉडी की जो अदर पार्ट है, फ्लूइड है, हो सकता है कोई टिश्यूज हो, कोई किसी प्रकार का कोई सिक्रीशन आ रहा है, हो सकता है उसको स्वेट आ रहा है, स्वेटिंग हो रही हो, पसीना आ रहा है, वही हम टच में आ गए, तो भी क्या हो सकता है, उसकी स्किन टू स्किन अगर हम कांटेक्ट में आ गए तो भी हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन इंटर कर सकता है। फिर अगली चीज आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या, अच्छा, हम जब ब्लड चढ़ाते हैं किसी को, हम ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो क्या चीजें ध्यान में रखेंगे, अपने हिसाब से, अपने मन से बता। सुरेश, यस सर। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं। गीता, बेटा जो भी पता है इस बारे में बोल लो।
नहीं पता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी हॉस्पिटल वगैरह तो कुछ, पर हम कभी भी तो जाते रहते हैं यार बेटा, जाते रहते हैं ना, है ना। ठीक है, हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो ये चीज चाहिए, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, है ना। तो एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हम उसमें क्या चीजें देख रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है। जो बंदा पहले ब्लड डोनेट कर रहा है हम उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि भाई उसने कोई मेडिसिन वगैरह ली थी, तो कब ली थी, किस चीज के ली थी, कितने दिन पहले ली थी, है ना। तो ये सारी चीजें पूछते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी इन्फेक्शन 1% टू अदर पर्सन जाने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको ब्लड डोनेट करने से पहले सारी चीजें पूछते हैं। ब्लड जब हम पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उस टाइम में हम उसको उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं है उसके अंदर में। बॉडी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बॉडी के ऑर्गन जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे हम लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, जब ये चीजें कर रहे हैं तब भी हम क्या करते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं कि उसमें किसी प्रकार का वहां पे कोई इन्फेक्शन या कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जूनोटिक ट्रांसमिशन आता है। जूनोटिक ट्रांसमिशन में मतलब जू मतलब क्या होता है, हमने जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा हुआ था, है ना वर्ड। तो जूलॉजी मतलब क्या हो रहा था, जंतु विज्ञान। तो जब यहाँ जूनोटिक्स का मतलब ये चीज हो रही है कि जब जीवों के द्वारा किसी भी, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, रेट हो गया, इनके द्वारा कोई इन्फेक्शन पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है इन्फेक्शन का, ये क्या कहलाता है यहाँ पे, जूनोटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, जैसे हम कुत्ते के लिए वो करते हैं, डॉग के लिए क्या चीज हो रही थी, रेबीज हो रहा था, है ना। डॉग से रेबीज होता है ना। यस सर। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये तो नॉर्मल था, ये तो नॉर्मल जो है आता है, तो इनको मन से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई याद रखने या रटने वाली चीज ही नहीं आती है। अब आता है यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन, नोजोजोमल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसके बारे में हमने हल्की सी बात करी थी इससे पहले वाली क्लास में, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसका एक और नाम, ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन नहीं बोलते इसको, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। और उसको कैपिटल में HAI, है ना। क्या लिखा होता है, HAI क्या है, डिस्क्राइब द HAI। तो अब यहाँ पे अगर डिस्क्राइब HAI आ गया तो क्या करना है, नोजोजोमल इन्फेक्शन हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा सारी चीजें, कैसे वो ट्रांसमिटेड हो रहा है, क्या इन्फेक्शन उसके अंदर में आते हैं, क्या हमको प्रिकॉशंस रखनी है, क्या हमको सेफ्टी रखनी है, क्या हमको एजुकेशन देना है पर्सन को, क्या हमको एजुकेशन देना है हमारे स्टाफ को। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा मार्क्स में आता है ना। तो इसको बहुत ध्यान से, कोई डाउट रहता है तो बोलना भी है। ठीक है, ठीक है। नोजोजोमल इन्फेक्शन मतलब ये चीज हो रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि बाहर से जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है ना, उपार्जित जिसको बोलते हैं, है ना। एक्वायर्ड मतलब उपार्जित या बाहर से आया हुआ, है ना। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल से आया हुआ इन्फेक्शन। अब कैसे, हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं काय के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में ये चीज एक सिनारियो लो कि क्या चीज कर रहे हैं हम, पेट दर्द हो रहा था हमको, नॉर्मल पेट दर्द हो रहा था। ठीक है, हम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेने गए, हमको वहां पे किसी कारण से वहां पे हमको कोई बड़ी डिसीज बता दी कि भाई तुम्हारा लीवर सिरोसिस हो गया, ज्यादा बड़ी हो गई। लीवर सिरोसिस नहीं, ठीक है, कुछ छोटा सा अपेंडिक्स समझ लो, अपेंडिक्स भी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। हाँ ठीक है, हम नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है, हम अपेंडिक्स बता दिया हमको, और हमको वहां पे 2 दिन के लिए एडमिट कर लिया कि भाई अब इसकी सर्जरी करना है। ठीक है, सर्जरी का भी प्लान हो गया, सब कुछ हो गया, सर्जरी भी हो गई, बढ़िया हो गया, हमारा पेट दर्द वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन वहां पे हम कितने टाइम रुके, कम से कम 1 हफ्ता 1 हफ्ता 1 हफ्ता रुक गए, है ना। अब जब रुक गए तो अब पता चला कुछ टाइम बाद हमको सर्दी खांसी जुकाम होने लग गया, और जब हमने इस चीज को देखा तो पता चला हमको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, क्योंकि हमारे साइड में एक जो पेशेंट रहा होगा, जो एडमिट था, उसको ये चीज रही होंगी, है ना। या मान लो निमोनिया ही हो गया, है ना। तो ये जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में नहीं था, लेकिन उस एनवायरमेंट में रहने के कारण या हॉस्पिटल में रहने के कारण अब हमको क्या हो गया, निमोनिया हो गया। तो ये इन्फेक्शन क्या कहलाया, नोजोजोमल इन्फेक्शन कहलाया, जो हमको हॉस्पिटलाइजेशन के ड्यूरेशन में हुआ था। ठीक है, ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। गीता, तुलसी, नो सर। ठीक है। तो ये चीज हो गई, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि
क्यों ऐसी चीजें हो रही, क्यों ऐसी चीजें हो रही है ना? तो क्यों हो रही है? क्योंकि अच्छे से हम वहां पे प्रिकॉशंस नहीं रख रहे है। अगर कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज, अब कम्युनिकेबल डिसीज मतलब क्या चीज हो रही है, जो संक्रामक बीमारी हो रही है, जो 1% टू अनदर पर्सन तक जा रही है, वो पर्सन को भी हमने नॉर्मल वार्ड में रख दिया। जैसे हम जब वहां पे एडमिट हुए थे तो क्या चीज हुई थी, पेट दर्द हो रहा था, हम उस इन्वायरमेंट में वहां पे प्रेजेंट थे कि भाई हमको पेट दर्द हो रहा है इसीलिए हम वहां पर है ना? लेकिन वो एक पर्सन था जिसको कम्युनिकेबल डिसीज थी, वो भी वहीं पर प्रेजेंट था, इस कारण से हुई है ना? तो जो मैनेजमेंट है, अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इसीलिए कोई इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसियां नहीं बनी होती है यहाँ पे, इसीलिए होने के चांसेस रहते हैं, है ना? और जो किस तरह से कौन से आर्टिकल्स को हमको क्लीन करना है, कहाँ पर हमको किस चीजों को रखना है, वो अगर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता है तो हमको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब कौन कौन से इन्फेक्शन पॉसिबल होते हैं, है ना? तो कौन कौन से पॉसिबल होते हैं, जैसे यहाँ पे चेस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज हो गई, यूरिनरी डिसीज हो गई, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इतने इन्फेक्शन हमको होने के चांसेस होते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है? कि स्किन से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना? अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे वो जो पर्सन है वो ओपनली पड़ा हो, पता चला उसको किसी प्रकार का घाव वगैरह था, तो उसका घाव नहीं क्लियर था, उसकी बैंडेजिंग वगैरह अच्छे से नहीं हुई थी, तो इसीलिए, है ना? फिर यहाँ पे आ रहा है इन्फेक्शन ड्यू टू इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंट्रावीनस इंजेक्शन, आईवी, हमने आईवी और आईएम सुने। आईवी मतलब क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स में दिया जाता है। आईवी क्या होता है, जो वेन्स में दिया जाता है, वो इंजेक्शन क्या कहलाता है, आईवी कहलाता है। इंट्रावीनस इंजेक्शन कहलाता है ना, ये अभी हम फंडामेंटल जब देखेंगे तब, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है इंट्रावीनस के दौरान। अब इंट्रावीनस के दौरान क्या हुआ, एक फिर से सिनेरियो अज्यूम करो, ठीक है? क्या अज्यूम करो कि हम वहां पे हॉस्पिटल में स्टाफ है, ठीक है? और हम क्या कर रहे हैं, हमको एक इंजेक्शन हमने तैयार कर लिया है जो हमको एक पर्सन को लगाना है, और हम लेके जा रहे थे उसको, गलती से वो किसी दूसरे की बॉडी से हल्का सा टच हो गया, या किसी की कपड़ों से टच हो गया, और उस पे जो इन्फेक्शन था वो अब उसकी कहाँ पे आ गया, नीडल पे आ गया। जब ये चीज हो गई और नीडल पे आ गया क्योंकि वो कपड़ों से टच हो गया था, अब हम उस इंजेक्शन को क्या किया, हमने एक दूसरे पर्सन को लगा दिया, तो वो जो पर्सन जिसके क्लॉथ से हमारा इंजेक्शन टच हुआ था, वो इन्फेक्शन कहाँ चले गया, उस दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर में चले गया। तो इस तरह से, और वो गया भी कहाँ, डायरेक्ट उसकी बॉडी के अंदर गया। ये भी नहीं हुआ कि स्किन वगैरह पे कहीं पे गया है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो इंट्रावीनस दिया है भाई, उसकी नीडल तो उसकी बॉडी के अंदर गई ना डायरेक्ट, तो कहाँ चले गया, वो डायरेक्ट उसकी बॉडी के अंदर चले गया। ठीक है, ठीक है। यूरिनरी यूरिनरी इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि सारे जो पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए जो वॉशरूम वगैरह हो रहे हैं और जो बाथरूम वगैरह हो रहे हैं, वो सब क्या होना है, यहाँ पे एक ही रहना है, कोई अलग अलग प्रकार के नहीं रहना है। तो यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं कि यूरिनरी ज्यादा जो हॉस्पिटल में ऐसा जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, वो अधिकतर यही होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं कोई भी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पेशेंट एक ही वॉशरूम यूज करते हैं, है ना? तो ये चीज हमको यहाँ पे थोड़ी सी याद ध्यान रखनी है कि पेशेंटों को थोड़ा सा, या जब हम कोई पेशेंट वहाँ वॉशरूम यूज करने जा रहा है तो उसको अच्छे से क्लीन करवाए, है ना? हमको क्लीन नहीं करना है। देखो, नर्सिंग स्टाफ का सीधा सा एक काम होता है कि हमको करना कुछ नहीं होता है, कुछ काम करवाने भी होते हैं। तो जब जैसे यहाँ पे ये वॉशरूम वाला हो गया, कोई पेशेंट गया, उसके साथ में उसके जो अटेंडर जा रहे हैं, जो भी उसके फैमिली मेंबर, यार उसको बोलो कि अच्छे से वहां पे पानी वगैरह डाले, है ना? तो ये चीज हमको करना है। हैंड वॉश अच्छे से वो चीज करे, उसके भी, उस पर्सन को भी बताना है, उसके जो बाकी जो वहाँ पे अटेंडर है उन लोगों को भी ये चीजें बताना है ना? वाटर सप्लाई से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन यहाँ पे बॉडी में आ सकता है। हॉस्पिटल की जो दूसरी सप्लाईयाँ है ना, जैसे कोई आर्टिकल्स आ रहे हैं, कोई मेडिसिन जो इकट्ठे आ रही है हॉस्पिटल में, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, यहाँ पे बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन, या जो इन्फेक्शन है वो अदर पर्सन तक जा सकता है। ऑपरेशन थिएटर में कैसे, जैसे हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं, वहां पे सीजर यूज कर रहे हैं, ब्लेड यूज कर रहे हैं, है ना? कोई दूसरे जो भी वहाँ मैकेनिकल मशीन वगैरह होगी, मशीन वगैरह उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है ना, उतने अच्छे से स्टरलाइज नहीं हो पाती है ना? तो अगर हमने अच्छे से स्टरलाइजेशन नहीं किया या डिसइंफेक्शन नहीं किया, ये दो वर्ड और आ रहे हैं यहाँ पे बेटा, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, इनका मतलब भी बताया था। स्टरलाइजेशन का मतलब ये हो रहा है कि कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको पूरी तरह से किल कर देना,
डिसइंफेक्शन का मतलब ये चीज हो रही कि हम उसको पूरी तरह से किल नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, वो जितना इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकता है उसको हम कम कर सकते हैं। उसका जो हानिकारक जो टॉक्सिक मटेरियल हो रहा है वो हम उसका वो प्रभाव को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। ठीक है बेटा? बेटा ठीक है इतना? यस सर। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में दरअसल एक कमेटी होती है ना, जो इन सारी चीजों को देखते हैं, है ना। तो वो HICC, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ये हॉस्पिटल में देखती है कि भाई कहाँ पे कौन सी चीजों का कैसा स्टरलाइजेशन करना था, कौन से आर्टिकल्स को कहाँ प्लेस करवाने थे, कौन सी चीजों को डिस्ट्रॉय कराना था। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है HICC की। ठीक है, इन्फेक्शन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे आता है स्टरलाइजेशन। अभी बताया कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से। प्रॉपर हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल, मतलब क्या हो रहा है कि जिस तरह का मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल को दूसरे कंटेनर में डालना है, ब्लड वाला कोई चीज है उसको अलग डालना है, बॉडी के पार्ट है उसको अलग चीजें डालना है, शार्प और हेवी मेटल वाली कोई चीज है तो उसको हमको दूसरे कंटेनरों में डालना है और उसका प्रॉपर मेथड से उसको डिस्पोज करना है। मतलब ये हो रहा है कि भाई हमारे पास मान लो कोई प्लास्टिक या पेपर मटेरियल है ना। प्लास्टिक और पेपर मटेरियल तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, है ना। लेकिन ग्लास है, तुम उसको जलाओगे तो वो कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको प्रॉपरली हमको डिस्पोज भी करना है। पब्लिक अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे हमको जाके लोगों को नहीं बताना है अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, HAI। तो हमको अभी हॉस्पिटल के अंदर में जो स्टाफ है वो पेशेंट के साथ में जो अटेंडर है वो पेशेंट, इनको बताना है कि कोई भी चीज है तो उसको कैसे हमको डिस्पोज करना है, कैसे उसको हमको रखना है, कैसे उसको हमको क्लीन करना है, ये सारी चीजें हमको बताना है ना। पब्लिक अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे जो हॉस्पिटल में पर्सन प्रेजेंट है उनको सबको बताना है ना, चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो पेशेंट हो, सारे लोग हो, है ना। तो इनको बताना है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ। तो अभी क्या हो रहा है कि NABH और NABL चल रहा है ना, नेशनल एक्रीडेशन ऑफ लैब, है ना, और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पर क्या होती है, कोई भी स्टाफ अगर हॉस्पिटल ज्वाइन करता है तो पहले उसको 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसको बेसिक कुछ चीजें बताते हैं, है ना। तो हमको एजुकेट करना है साथ वाले स्टाफ को, उनको ट्रेनिंग देना है। तो ट्रेनिंग किस चीज की देना है भाई, एजुकेट किस चीज को करना है, मेन रहता है इसमें हैंड वॉशिंग। ठीक है, अब हमारे नर्सिंग में एक चीज याद रख लेना यहाँ पे कि सारी की सारी चीजें सबसे पहले कोई भी काम कर रहा है तो हैंड वॉशिंग, कोई काम खत्म कर दिया तो हैंड वॉशिंग, कोई पेशेंट को उठाया तो हैंड वॉशिंग, कोई सामान वो किया हमने तो हैंड वॉशिंग, कोई मेडिसिन दी है तो हैंड वॉशिंग। हाथ धुलते ही रहना है, ठीक है, ऑल टाइम। तो इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए। यहां तक कुछ डाउट है बेटा? सुरेश, तुलसी? नो सर। नहीं, क्लियर है? जी सर। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन खत्म होने वाला है, फिर से कनेक्ट करो, है ना। अभी 2 मिनट है, खैर जब तक कुछ पूछना है इस बारे में तो 2 मिनट में क्वेश्चन पूछ लो ताकि मैं फिर अगले इसमें बता दूं। ये क्या है, सुरेश, तुलसी, गीता, ओमू और ये ओप्पो 11 कौन है बेटा, नाम बताओ अपना। ओप्पो 11 कौन है? ठीक है, ठीक है। एक और चीज थी, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल और चेंज होने वाला है, मतलब टाइमिंग यही रहना है, सब्जेक्टों का टाइम शेड्यूल चेंज होने वाला है। ठीक है, संडे के दिन क्लास नहीं रहते जाएंगी, 6 दिन क्लास रहेंगी, 5 सब्जेक्ट की रहेंगी बेटा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट रहेंगे, एक एक दिन सारे सब्जेक्ट रहेंगे और एक दिन टेस्ट रहते जाएगा बेटा। ठीक है,
तो तुम लोगों को जो भी डाउट रहते जाएंगे वो भी क्लासों में ही पूछ लेना है ना। चलो फिर से कनेक्ट कर लो बेटा, है ना।